अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं हूं एडवोकेट राशिदा सलीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी किराए पर अगर आप कोई प्रॉपर्टी दे रहे हैं या आप कोई किराए पर प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपको कौन कौन से हिफाजती इक़दाम जो हैं उनको फॉलो करना चाहिए और किरायानामा आपको किस तरह से रेडी करवाना है और एग्रीमेंट अगर आप रेडी करवा रहे हैं तो वो उसमें आप कौन कौन से शराइत को और कौन कौन से लाज़मात हैं उनको आप मद्देनज़र रखें। और किरायानामा जो है वो कहाँ पे रजिस्टर होगा, रजिस्टर करवाते हुए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और किरायानामा कहाँ पर रजिस्टर होगा, ये सब आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो किराए पर रहते हैं, वो मकान लेते हैं किराए पर रिहाइश के लिए या फिर वो अपने बिज़नेस के लिए कोई दुकान लेते हैं या फिर वो कोई प्लॉट वगैरह लेते हैं जहाँ पे अपना कोई कारोबार वो शुरू करना चाहते हैं या कर रहे होते हैं। तो आप सबको ये चाहिए कि जब भी आप प्रॉपर्टी किराए पर लें, किसी भी मकसद के लिए लें, तो वो किराए पर लेने से पहले आप एक एग्रीमेंट तैयार कर लें जिसमें आप मुख्तलिफ़ शराइत जो हैं वो उसके अंदर आप लिखवाएं। और इसी तरह से वो प्रॉपर्टी मालिकान जो अपनी प्रॉपर्टी किराए पर देते हैं उनको भी इस चीज़ का बड़ी शिद्दत से एहसास होना चाहिए और इनको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि वो अपनी प्रॉपर्टी किराए पर देते हुए किन चीज़ों को मद्देनज़र रखें, क्योंकि जितना महंगाई का दौर है इस दौर में जितनी एहतियात की जाए उतनी बेहतर है। प्रॉपर्टी ख़रीदना आजकल कोई बच्चों का खेल नहीं रहा, ये करोड़ों की लाखों की बात होती है। तो आपको चाहिए कि थोड़ी सी मेहनत करके अपना थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करवा के आप अपनी प्रॉपर्टी को सेव रखें ताकि कल को कोई भी मैटर ऐसा ना हो कि आपकी इतनी मेहनत की कमाई से बनाई हुई प्रॉपर्टी जो है वो किसी दूसरे के हाथ चली जाए या कोई आपको धोखा दे के आपकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ले। हमने सुना है ना, अक्सर ऐसा होता है कि जी कोई किराए पर मकान लेता है और फिर वो उस मकान को खाली नहीं कर रहा होता। बेचारा जो मालिक मकान होता है वो इधर उधर धक्के खाता फिर रहा होता है, पुलिस स्टेशन जाता है, कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगा रहा होता है। तो ये सारे मामलात जो हैं इनसे बचने के लिए आपको चाहिए कि किरायादार भी, और सिर्फ ये नहीं कि मालिक मकान ही कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगा रहे होते हैं, हमने बहुत से किराएदार भी ऐसे देखे हैं कि जी किराए पे मकान देते हुए तो उन्होंने बड़ी एक शाइस्ता गुफ्तगू की और जो एग्रीमेंट तैयार किया उसमें ये लिखा ही नहीं था कि आपने छोड़ते हुए हमारी प्रॉपर्टी को आपने बड़े अच्छे से मेंटेन करके हमें वापस करना है, या फिर ऐसा है कि किराया आपने डबल पे करना है टाइम से पहले, या कुछ भी इस तरह के मामलात होते हैं। तो किराएदार बेचारे रोते फिर रहे होते हैं बाद में कि मालिक मकान तो हमारे ऊपर इतने ज़्यादा पैसे लागू कर रहा है। तो ये सारी जो सिचुएशन है, इस सारी तकलीफ से, सारी परेशानी से बचने का एक ही हल है कि आप ये सारा मैटर स्टार्ट होने से पहले ही अपना 2-3 घंटे निकालें और अपना ये काम करवा लें। अपना किरायानामा जो है उसका जो एग्रीमेंट है आपके पास, टेनेंसी एग्रीमेंट, उसको आप रजिस्टर करवा लें। इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता आपका, मैक्सिमम ये 3 से 4 घंटे का प्रोसीजर होता है, जो कि मैं 3-4 घंटे भी मैं ज़्यादा ही बता रही हूँ, इससे कम में भी आपका ये काम हो जाता है। आप ये थोड़ा सा टाइम निकालें और अपनी इस तकलीफ़ को, अपनी इस परेशानी से खुद को बचा लें। और हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ में हमारा बड़ा साथ दे रही है। गवर्नमेंट ने हर सूबे के लिए अलग से कवानीन बनाए हैं, किरायादारों के लिए और मालिक मकान के लिए या प्रॉपर्टी के मालिकान के लिए डिफरेंट उन्होंने कवानीन बनाए हैं। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में उन्होंने बनाया जी पंजाब रेंट प्रेमिसेस एक्ट 2009 में ये बनाया गया था और इसका जो सेक्शन 6 है ना, उस सेक्शन में ये सारा कुछ बताया गया है कि अगर कोई मालिक अपनी प्रॉपर्टी किराए पर देता है या अगर कोई किरायादार अपनी कोई प्रॉपर्टी लेता है किराए पर, तो ये सारा काम करने से पहले और करते हुए आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सेक्शन 6 कहता है कि आपके कवायद मुकम्मल होने चाहिए, यानी जब आप प्रॉपर्टी किराए पर ले रहे हैं या किराए पर दे रहे हैं तो आपके पास आईडी कार्ड नंबर होना चाहिए, दोनों का, मालिक मकान का भी और किराएदार का भी। आपके पास नाम हो, एड्रेस हो, वल्दियत हो, ये सारा कुछ किराएनामे में लिखा होना चाहिए। इसके अलावा किराएनामे में ये चीज़ भी मेंशन होनी चाहिए कि आप ये प्रॉपर्टी जो है वो किस पर्पज़ के लिए ले रहे हैं, यानी आप प्रॉपर्टी जो ले रहे हैं वो अपनी रिहाइश के लिए ले रहे हैं या बिज़नेस के लिए ले रहे हैं या फिर किसी और मकसद के लिए ले रहे हैं।
तो ये चीज़ भी एग्रीमेंट के अंदर लिखी होनी चाहिए। उसके बाद आप इस चीज़ में ये मेंशन करें कि जो प्रॉपर्टी है आपकी, आप उसकी डिटेल्स मेंशन करें कि रेजिडेंशियल एरिया में प्रॉपर्टी है, ये कोई कमर्शियल एरिया की प्रॉपर्टी है, ये सारा आप इसके अंदर मेंशन करें। और ये भी बताएं कि जो इसके इर्द गिर्द की जो एरिया है उसमें कौन कौन सी इमारत हैं, यानी आप उसकी डिस्क्रिप्शन दें। मोहल्ले वकूफ़ का आप एग्रीमेंट के अंदर लिखें कि ये ऐसी जगह के ऊपर वाक़या है। इसके बाद किराया बढ़ाने के बारे में आप उसके अंदर शराइत लिख सकते हैं कि हम 1 साल के बाद किराया बढ़ाएंगे या 2 साल के बाद किराया बढ़ाएंगे। फिर आप ये भी उसमें मेंशन करें कि किराया जो अदा करना है वो किस डेट को अदा करना है। अगर डेट लेट्स सपोज आपने ये शर्त रखी है कि किराएदार को 10 तारीख तक किराया अदा करना है, तो ये किराएदार पर लागू हो जाता है कि वो 10 तारीख से पहले या पूरे 10 तारीख को किराया अदा करे। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो फिर आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा आपको उसका पर्पस भी ऐड करवाना चाहिए कि प्रॉपर्टी किस मकसद के लिए ली जा रही है, कि वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ली जा रही है या फिर किसी कमर्शियल टाइप चीज़ के लिए ली जा रही है, कारोबार वगैरह के लिए ली जा रही है, और प्रॉपर्टी कितने सालों के लिए दी जा रही है, यानी कितने अरसे के लिए प्रॉपर्टी जो है रेंट पर दी जा रही है। जब आप ये एग्रीमेंट बना लेंगे, जिसको टेनेंसी एग्रीमेंट कहा जाता है, तो ये डॉक्यूमेंट आप रजिस्टर करवाएंगे सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर। और जो सब रजिस्ट्रार साहब हैं वो ये सारा डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद, यानी ये पूरा एग्रीमेंट पढ़ने के बाद और दोनों पार्टीज़ के म्यूचुअल कंसेंट के साथ इसके ऊपर साइन और थंब इम्प्रेशन लेंगे और फिर उसको सील कर देंगे। और सील करने के बाद एक कॉपी वो अपने पास रखेंगे और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो ऑनर को दे देंगे, यानी जिसकी प्रॉपर्टी है वो एक कॉपी उसको दे देंगे। इसके अलावा एक सर्टिफाइड कॉपी होती है, वो भी वो ऑनर के हैंड ओवर करेंगे, जो कि होती है किराएदार के लिए। ऑनर उस सर्टिफाइड कॉपी को किराएदार के हैंड ओवर करेंगे। इस तरह से दोनों के पास प्रूफ आ जाएगा, जिसने प्रॉपर्टी अपनी किराए पर दी है उसके पास भी प्रूफ आ जाएगा कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी किराए पर दी है, और जिसने किराए पर प्रॉपर्टी ली है उसके पास भी प्रूफ होगा कि मैंने इस एग्रीमेंट के तहत ये प्रॉपर्टी किराए पर ली है। और जब ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, यानी आपने सर्टिफाइड कॉपी भी ले ली और उसके बाद डॉक्यूमेंट भी ओरिजिनल ले लिए, और जी आपका किराया जो है वो मंथली आप वसूल भी करते रहे हैं, और फिर थोड़े अरसे बाद आप दोनों के दरमियान एक और बात तय होती है कि अगर आपने 2 साल के लिए दी है प्रॉपर्टी किराए पर, वो 2 साल का टाइम पूरा होता है और आप दोनों के दरमियान ये बात तय होती है कि हम 2 साल के बजाय 3 साल के लिए इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं। और फिर आप ये सोचते हैं अच्छा चलें कोई बात नहीं, हमारी आपस में बात है, तो आपने अपने दरमियान होने वाली इस बात को भी रिटर्न फॉर्म में लेकर आना है और जाकर वो सब रजिस्ट्रार के सामने पेश करनी है और उनको कहना है कि हमने ये मज़ीद इसको एक्सटेंड किया है, तो आप इसको भी ऐड अप कर दें। अपनी लाइफ में कोशिश किया करें कि जो भी आप डीलिंग के मामलात कर रहे होते हैं, इस तरह से लेन देन के मामलात कर रहे होते हैं, उसमें आप हर चीज़ को रिटर्न फॉर्म में ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि जब आपके पास रिटर्न फॉर्म में कोई चीज़ होती है तो वो एक प्रूफ होता है। इवन देन अगर आप कहीं पे शॉपिंग के लिए भी जा रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप जब कोई चीज़ परचेज़ करें तो उसकी आप रिसीट लें। और मेरा ख्याल है कि ये हम सब के साथ ही हुआ होगा कभी ना कभी ज़िंदगी में, कि जब हम कोई चीज़ परचेज़ करने के लिए जाते हैं तो जो सेलर होते हैं वो उस टाइम तो बड़े खुश अखलाक़ी का मुज़ाहरा कर रहे होते हैं, और जब हम उस चीज़ को एक्सचेंज करवाने के लिए जाते हैं या रिटर्न करने के लिए जाते हैं तब उनका मामला कुछ और ही होता है। वो इस तरह से बात कर रहे होते हैं जैसे हम पे उन्होंने एहसान किया या हमें फ्री में वो चीज़ दे दी है, और मोस्टली तो ये होता है कि जी वो वापस ही नहीं कर रहे होते उस चीज़ को। तो अगर आपके पास रिसीट होगी तो फिर आपके पास ये एक प्रूफ होगा कि आपने ये चीज़ ली है और उसके ऊपर लिखा होता है कि एक्सचेंजेबल है या रिटर्नेबल है या नहीं है। तो आप प्रॉपर्टी के मामलात में भी इस चीज़ को मद्देनज़र रखें, क्योंकि प्रॉपर्टी तो एक ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ है कि आप जब भी उसकी सेल परचेज़ करें तो आप उसको रिटर्न फॉर्म में लेकर आएँ। चाहे आपने कोई एक ही बात आपस में तय की है उसको भी आप रिटर्न फॉर्म में लेकर आएँ, उसको रजिस्टर करवाएँ। ये सारा एग्रीमेंट तैयार करने के बाद, यानी टेनेंसी एग्रीमेंट बनवाने के बाद, जब आप सब रजिस्ट्रार के ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पर ये रजिस्टर करवाने के लिए आपको थोड़ी सी फ़ीस पे करना पड़ती है, जो कि पंजाब में जो फ़ीस है वो ये है कि जी सालाना किराया जितना है ना आपका, लाइक अगर आपका 1 लाख रुपए किराया है तो उसका आपने 3% पे करना है। 1 लाख के ऊपर आपने 3000 रुपये फ़ीस पे करनी है, तब आपका ये एग्रीमेंट जो है वो रजिस्टर हो जाएगा। और इसी तरह से अगर किराया ज़्यादा है, 5 लाख 10 लाख रुपए है, तो उसका 3% जितना भी बनेगा वो आपको एज अ फ़ी पे करना पड़ेगा, और फिर आपका ये डॉक्यूमेंट जो है ये रजिस्टर हो जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं कि आप अपना डॉक्यूमेंट रजिस्टर नहीं करवाते, या फिर कोई ऐसी बात जो रजिस्टर करवाने के बाद आपके जहन में आई और आप लोगों ने आपस में डिसाइड की, उसको आपने रजिस्टर नहीं करवाया,
और फिर वो बात आप दोनों के दरमियान क्लैश का बायस बनी और इस क्लैश को लेके आप कोर्ट में जाते हैं, तो सबसे पहले जो आपसे क्वेश्चन होगा ना वो कोर्ट में ये होगा कि आपने अपने इस एग्रीमेंट को या आपने जो किराए पर दी प्रॉपर्टी या आपने जो किराए पर ली प्रॉपर्टी, इसका कोई रिटर्न प्रूफ है आपके पास। और उसका जवाब जब आप ये देंगे कि नहीं रिटर्न प्रूफ नहीं है, तो फिर कोर्ट आपको एक जुर्माना आयद करेगी आपके ऊपर, आपको फ़ाइन करेगी वो। और ये फ़ाइन जो है ये दोनों को देना पड़ेगा, चाहे आप मालिक हैं उस प्रॉपर्टी के तब भी आपको फ़ाइन देना पड़ेगा, और अगर आप किराएदार हैं तब भी आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। लेट्स सपोज अगर कोई मालिक मकान जाता है कोर्ट में और वो जाके केस करता है कि मेरा जो किराएदार है वो मुझे धोखा दे रहा है या मेरा किराया नहीं पे कर रहा है या जो भी उसने आपके साथ धोखाधड़ी की है, अगर वो ये कंप्लेन लेके कोर्ट जाते हैं तो फिर आपको कोर्ट ये पूछेगी कि आपने रजिस्टर करवाया था किरायानामा, और आप कहेंगे नहीं, तो कोर्ट कहेगी कि पहले आप फ़ाइन पे करें ना, और वो फ़ाइन होगा जी आपका जितना सालाना किराया आपने वसूल किया है उसका 10% आपको पे करना पड़ेगा। और अगर कोई किरायादार जाता है कोर्ट में और वो जाके कंप्लेन करता है कि मेरे मालिक मकान ने मुझे धोखा दिया है, तो इस सूरत में भी कोर्ट पहले पूछेगी कि आपने रजिस्टर करवाया था किरायानामा, और आप कहेंगे नहीं करवाया, तो कोर्ट कहेगी पहले आप ज़रा 5% पे करें ना सालाना किराया का, उसके बाद आपकी बात सुनी जाएगी। यानी किरायादार जो फ़ाइन पे करेगा वो सालाना किराए का 5% पे करेगा, और मालिक प्रॉपर्टी जो जुर्माना पे करेगा वो सालाना किराए का 10% पे करेगा। तो बेहतर ये नहीं कि आप ये प्रॉपर्टी किराए पर देने से पहले या लेने से पहले एक एग्रीमेंट जो है वो जाके रजिस्टर करवा लें और टोटल जितना भी आपका सालाना किराया उसका 3% पे कर दें। होप सो आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा कि जब भी आपने कोई प्रॉपर्टी किराए पर लेनी है या अपनी कोई प्रॉपर्टी आपने किराए पर देनी है तो आपने वो रजिस्टर कहाँ पर करवानी है और रजिस्टर करवाते हुए किन बातों को आपने मद्देनज़र रखना है। अगर मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि इल्म की बात सीखना और आगे फैलाना सदका जारिया है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।